हेलो घोस्टली आर्मी, कैसे हो आप सब। तो आप सब ने मुझे वैम्पायर्स की कोई मूवी एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सी रिक्वेस्ट की थी और आप सबकी रिक्वेस्ट पूरी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ एक वैम्पायर मूवी का जिसका नाम है 30 डेज ऑफ नाइट। तो ये कहानी है अलास्का के एक छोटे से शहर बैरो के बारे में, जो कि आर्कटिक सर्कल पर स्थित है, जहाँ पर साल में सर्दी के मौसम में सूरज नहीं दिखाई देता, वो भी पूरे 30 दिनों के लिए। और पूरे शहर वालों को किसी अनजान जीव का सामना करना पड़ता है। तो वो अनजान जीव कौन है, हम जानेंगे इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि कल मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर जो मेरे रेकमेंडेड लिस्ट में आई हुई थी। तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक चैनल है गरीबों का फिल्म मेकर नाम का, और उनकी एक वीडियो थी हेल्प नाम की, जो कि एक फाउंड फुटेज हॉरर टाइप की उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बना रखी है। तो मैंने उसको देखा था, वो काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट है और मेरे ख्याल से उसके अंदर इतना पैसा वैसा भी नहीं लगा है। जैसे कि मैंने वीडियो को अंत तक देखा तो उन्होंने वहाँ बता रखा है कि ये 0 बजट फिल्म है। तो वो काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट था, और अगर आप चाहते हो कि उनको थोड़ी हेल्प मिल जाए और घोस्टली आर्मी की तरफ से जितने भी इन चैनल्स को हेल्प मिले वो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसी चीज़ें काफ़ी कम हैं और इन चीज़ों को हमें थोड़ा प्रेस करना चाहिए। तो उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और ये पोस्ट मैं कम्युनिटी में भी डाल दूंगा ताकि उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और वहाँ पर जाकर आप ये ज़रूर लिखना कि हम घोस्ट सीरीज चैनल की तरफ से आए हैं। आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर नहीं लगता तो वो आपके ऊपर है। तो अब सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है एक अनजान व्यक्ति को दिखाते हुए, जो कि एक अबैंडन्ड शिप की ओर देखता है और वहां से सीधा जाता है बैरो शहर की तरफ। वहां जाके वो सारे सैटेलाइट फोन्स को जला देता है, टाउन का एक लौता हेलीकॉप्टर भी तबाह कर देता है, और अंत में बहुत सारे स्लेड डॉग्स जैसे कि हस्की और अलास्कन मैलाम्यूट्स को अपने चाकू की मदद से बहुत ही बेरहमी से मार देता है। दोस्तों, स्लेड डॉग्स वो होते हैं जो स्लेड गाड़ी को खींचते हैं जो बर्फ में चलती है। अब ऐसा होने के बाद बैरो शहर के शेरिफ एबन और उसका एक दोस्त बिली देखते हैं कि किसी ने सारे सैटेलाइट फोन्स को जला दिया है, और ये काम उस स्ट्रेंजर का ही था। मैं आपको बता दूं कि ये उस खतरनाक महीने के शुरू होने से पहले की शाम थी। उसके बाद खबर आती है कि स्लेड डॉग्स की मौत के बारे में। अब इन सब क्राइम्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करते करते एबन को अपनी एक्स वाइफ स्टेला के बारे में पता लगता है कि वो शहर छोड़कर जा रही है। असल में इस शहर के ज़्यादातर लोग 1 महीना यहाँ पर रुकना नहीं चाहते थे, और इसलिए आखिरी फ्लाइट लेकर वो सब फेयरबैंक्स की तरफ जा रहे थे। तो स्टेला भी उन्हीं में से एक थी। अब उसकी गाड़ी खराब होने की वजह से वो टाइम पर एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाती और अपनी फ़्लाइट मिस कर देती है। इसका ये मतलब था कि अब उसको अगली 30 रातें इसी खौफनाक शहर में गुजारनी होगी, जहां सूरज की एकमात्र किरणें भी धरती को नहीं छू पाएगी। हालांकि ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी शेरिफ एबन को वहाँ अनजान व्यक्ति एक लोकल रेस्टोरेंट में मिल जाता है कि एक कच्चा मांस का टुकड़ा उसको चाहिए, और वो उसको पकड़ लेता है और साथ में वहाँ आ जाती है स्टेला। वो उसकी मदद करती है और उसको लोकल पुलिस स्टेशन में भर्ती किया जाता है। अब इस बीच मोस्टली शहर के लोग अपना घर छोड़कर फेयरबैंक्स जा चुके थे, लेकिन कुछ गिने चुने लोग अभी भी वहां बच गए थे। अनजान व्यक्ति को जेल में बंद करने के बाद वो एबन, स्टेला, जेक, एबन का जवान भाई और उनकी दादी को ताने देता है कि मौत रास्ते में है, खुद को बचा सकते हो तो बचा लो। तभी लोकल कम्युनिकेशंस और पावर सप्लाई बंद हो जाती है। एक व्यक्ति पर वैम्पायर्स हमला करके उसको मार देते हैं। अब इस चीज़ की तहकीकात करने के लिए एबन वहाँ पर जाता है। जो नज़ारा वो देखता है उससे उसकी रूह कांप जाती है। उसको ऑपरेटर का सर एक सरिये पर लटका हुआ मिलता है। एबन पूरे शहर में ये बात बोल देता है कि बाहर रहना ठीक नहीं है, सब लोग अपने घर में जाओ और बंद कर लो खुद को, और अपने रूम्स के अंदर का लॉक लगा लो। अब स्टेला और एबन दोनों साथ में इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं कि आखिर ऐसा कर कौन रहा है। ऊपर कोई चीज़ उन पर हमला कर देती है, पर वो बचकर निकल जाते हैं। अब इनको ये एहसास हो जाता है कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि कुछ और ही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और रफ्तार वाला है। अब इसके बाद हमें एक वैम्पायर्स का लीडर दिखाया जाता है जिसका नाम है मॉर्लो, जो कि एक एंशिएंट वैम्पायर भाषा में बात करता है अपने जो भी साथी हैं। उसको गुटुरल लैंग्वेज कहा जाता है।
अब सारे वैम्पायर्स पूरे शहर पर हमला कर देते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए। यहाँ पर एक खास बात ये थी कि जब तक बुलेट उनके हेड पर ना लगे वो मर नहीं सकते। अब पूरा शहर इनका शिकार बन जाता है और एबन की दादी को भी ये लोग नहीं छोड़ते। स्टोरी आगे चलती है और जो लोग बच जाते हैं वो एक रेस्टोरेंट में जाकर छुप जाते हैं जहाँ पर उस स्ट्रेंजर को पकड़ा था शेरिफ एबन ने। अब फिर से हमला होता है एबन और स्टेला पर इस बार एक लोकल स्नो फ्लोर ड्राइवर ब्यू ब्राउर उनको बचा लेता है। वो सीधा जाते हैं उस रेस्टोरेंट में और वहाँ पर एबन अपने भाई को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, पर अपनी दादी की मौत की बात सुनकर उसको बहुत ज़्यादा दुख भी था। ये सब बात करके ये एक छुपने की जगह के बारे में बात बोलते हैं कि वहाँ पर हम जाकर छुप सकते हैं क्योंकि वहाँ पर एक हिडन एटिक था। तो ये सब वहाँ पर चले जाते हैं। सीन कट होता है और मॉर्लो यानी कि वैम्पायर्स का लीडर जेल जाके उस अनजान व्यक्ति को कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, शहर की सारी सिक्योरिटी तोड़कर हमको फ़ायदा पहुंचाया है तुमने, लेकिन उसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और तभी वो उसकी गर्दन तोड़ देता है, यानी कि ही किल्स हिम। मॉर्लो सारे वैम्पायर्स को ऑर्डर देता है कि कोई भी बचना नहीं चाहिए और सबको मार दो, किसी को भी वैम्पायर बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसका ये प्लान था कि सबको दफनाने के बाद कोई सबूत ही नहीं रहेगा कि हम यहाँ पर कभी आए भी थे, और एक बार फिर से हम मानव इतिहास में एक बुरा सपना बन के रह जाएंगे जैसा कि हमेशा से होता आया है। अब पूरे शहर में मात्र कुछ ही लोग बच जाते हैं, सबको मार दिया गया था। 7 दिन बीत जाते हैं और बचे हुए लोग उस एटिक में छुपे रहते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो वहाँ से वापस बाहर जाने के लिए लड़ाई करते हैं। फिर वहाँ पर सबको बात समझाई जाती है और सब बात मानकर वहीं रुक जाते हैं। अब अगले सीन में विल्सन का बीमार पिता आइजैक बाहर जाने की जिद करता है और स्टेला को धक्का देके वो निकल जाता है और उसके पीछे पीछे जाता है उसका बेटा विल्सन, पर उन दोनों को ही वैम्पायर्स मार देते हैं। अब बीच में वैम्पायर्स इन बचे हुए लोगों को ढूंढने के लिए एक ह्यूमन बेट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि शेर को फंसाने के लिए मीट फेंका जाता है, बिल्कुल वैसे ही। पर ये समझदारी से काम लेते हैं और उस लड़की जिसको बेट बना के भेजा गया था, वैम्पायर्स उसको मार देते हैं क्योंकि जिस काम के लिए उसको भेजा गया था वो नहीं कर पाई थी। अब अचानक से एक खतरनाक बर्फ का तूफान आता है जिसके चलते ये सब एक जनरल स्टोर पर जाते हैं जहां से ये लोग खाना, पानी, बैटरीज, मेडिकल किट, बॉक्स इत्यादि ले लेते हैं। वहां इनको जाके एक छोटी बच्ची मिलती है जो कि वैम्पायर में तब्दील हो चुकी थी, जो कि इन पर हमला कर देती है। लेकिन जिस तूफान की चादर में ये यहाँ पर आए थे वो अचानक से बंद हो गया था और अब यहाँ रुकने के अलावा इनके पास कोई और रास्ता नहीं था। एबन ये कहता है कि सबको अब स्टेशन हाउस जाना चाहिए और वो अपनी दादी के घर जाके एक डाइवर्जन क्रिएट करेगा ताकि सारे वैम्पायर्स उसके पीछे आ जाएं। अब यहाँ पर बात चलती है अल्ट्रावायलेट रेस की, तो एबन की दादी अपने घर में ही कुछ प्लांट्स इस अल्ट्रावायलेट रेस की मदद से उगाया करती थी। वो सोचता है शायद ये काम आ जाए वैम्पायर्स को भगाने में, तो वो सीधा भागता है अपनी दादी के घर में। वहां जाते ही वो जनरेटर ऑन कर देता है और लाइट्स लेकर बैठ जाता है उन वैम्पायर्स का इंतजार करते हुए। एक फीमेल वैम्पायर जो कि मॉर्लो के क्लोज थी वो अंदर आती है और रोशनी देखते ही उसका आधा फेस जल जाता है। अब वो किसी काम की नहीं रही थी तो मॉर्लो उसको बहुत ही बुरी तरीके से गला दबा के मार देता है। अब एबन वहां से भाग जाता है पीछे के रास्ते से, पर वैम्पायर्स उसका पीछा करते हैं और बस अब ग्रोवर यानी कि जिसने उसको पहली बार बचाया था वो फिर से आके उसकी मदद करता है। अब बहुत सारे वैम्पायर्स उस पर हमला करते हुए जाते हैं, लेकिन वो सीधा जाके टकरा जाता है होटल से और खुद के साथ वो ले जाता है कुछ डायनामाइट्स और वो डायनामाइट्स जला के खुद को सेक्रीफाइस करता है और काफ़ी सारे वैम्पायर्स को मार गिराता है, लेकिन पूरी तरह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। थोड़े बहुत वैम्पायर्स अभी भी वहां पर बच जाते हैं, लेकिन इसकी मदद से एबन स्टेशन हाउस तक पहुंच जाता है। तभी उनका एक मेंबर जिसको छोटी बच्ची ने काट लिया था वो वैम्पायर में बदलने लगता है, पर थोड़ी इंसानियत के रहते वो ये कहता है कि मुझे अब अपने बच्चों से और अपनी बीवी से मिलना है, तो प्लीज़ मुझे ख़त्म कर दो, और एबन ठीक वैसा ही करता है। अब फाइनली 2 और हफ्ते बीत जाते हैं, महीने का अंत निकट था। अब स्टेला और एबन को स्ट्रीट की दूसरी तरफ से एक घर से कोई लाइट का सिग्नल आता हुआ दिखाई देता है। एबन और स्टेला उस घर की तरफ देखते हैं और चुपचाप वहां पर पैर दबा के जाते हैं और वहां पर उनको नजर आता है कोई और नहीं बल्कि एबन का डेप्यूटी यानी उसका दोस्त बिली, जो शुरुआत में दिखाया गया था सैटेलाइट फोन्स को देखते हुए। उसने वैम्पायर्स के डर से अपनी बच्चियों और अपने बीवी दोनों को मार दिया था
और खुद को भी मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी गन का ट्रिगर जाम हो गया। अब स्टेला और एबन उसको दोनों वापस स्टेशन हाउस लेकर आते हैं और बाकी सब यूटिलिटी डोर की तरफ पहुंच जाते हैं। इसका मतलब एक पावर स्टेशन जो ऑयल का फ्लो पाइप्स को संभालता हो। ये तीनों उसी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी एक छोटी बच्ची इनको दिखाई देती है और स्टेला उसको बचाने के लिए वहीं रुक जाती है। अब एबन और बिली वैम्पायर्स को भटकाने का काम करते हैं ताकि स्टेला उस बच्ची को बचा ले, पर ऐसा नहीं हो पाता। इसके बजाय एबन और बिली भी अलग अलग हो जाते हैं। वो दोनों ही यूटिलिटी डोर पहुंच जाते हैं, लेकिन बिली के पीछे एक वैम्पायर आ जाता है जिसने बहुत से मासूमों का खून पिया था और मूवी के शुरुआत से ही अब तक वो बहुत सारे लोगों को मार चुका होगा। एबन खुश होता है कि आखिरी रात है और थोड़े बहुत लोग अभी भी बचे हुए हैं, पर तभी वो वैम्पायर आकर उस पर हमला कर देता है। वहां पर जेक, एबन सब उससे लड़ाई करते हैं, पर तभी बिली आके उसको एक मशीन में धक्का दे देता है। पर उस हादसे में बिली का हाथ भी कट जाता है और वैम्पायर्स ने उस पर कुछ खरोंच भी मार दी थी, तो वो भी धीरे धीरे वैम्पायर में बदलने लगता है। पर एबन बिली को बोलता है कि मुझे मार दो और तभी एबन उसको बहुत बुरी तरह से मार देता है। स्टेला अभी तक वहां पर नहीं आई थी। इस बीच में एबन काफ़ी बार उसे कांटेक्ट कर चुका था और वॉकी टॉकी के जरिए उसने काफ़ी सारे मैसेजेस भी उसको भेजे थे। अब तभी अचानक से एक धीमी सी आवाज़ आती है स्टेला की कि हम यूटिलिटी डोर के आसपास में ही हैं और वहाँ पर अब खिड़की से देखो सामने एक कार है, हम उसके नीचे छुपे हुए हैं। पर तभी सारे वैम्पायर्स पूरे शहर में तेल फैला देते हैं ताकि पूरे शहर को वो जला सकें और ऐसा लगेगा जैसे कि यहाँ पर कोई बुरा हादसा हो गया हो। और वैम्पायर्स अब फाइनली आग लगा देते हैं। अब कार से बाहर आए तो वैम्पायर्स मार देंगे और वैसे तो शहर जल ही रहा था। तभी एबन बिली के खून का कतरा अपने अंदर डाल लेता है एक सिरिंज की मदद से और खुद वैम्पायर बन जाता है। मॉर्लो से लड़ने के लिए वो बाहर जाता है और उन दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, लेकिन अंत में एबन जीत जाता है और डर के बाकी सारे वैम्पायर्स उस शहर को छोड़कर भाग जाते हैं क्योंकि अब उनका कोई भी लीडर वहां पर अवेलेबल नहीं था। स्टेला बच जाती है और उन दोनों ने जो सूरज उगते हुए साथ देखने का प्रॉमिस किया था वो पूरा होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे सूरज उगता है एबन का शरीर स्टेला की बाहों में खाक में मिल जाता है और बूम, मूवी खत्म। अब दोस्तों जब अंत में एबन की मौत हो जाती है तो स्टेला वहां पर कैमरे में एक बदले की भावना से देखती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर इस मूवी का एक सेकंड पार्ट भी है जिसका नाम है 30 डेज ऑफ नाइट डार्क डेज। तो अगर आप चाहते हो कि वहां पर मैं उस मूवी को भी एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पर उसके लिए भी एक बोल है और आप मुझे ज़रूर से बता देना कि मैं उसका एक्सप्लेनेशन आप सबको करूँ या फिर ना करूँ। तो दोस्तों यही थी 30 डेज ऑफ नाइट की हिंदी एक्सप्लेनेशन, जो कि काफ़ी शॉर्ट वीडियो है क्योंकि इस मूवी के अंदर इतना कुछ था ही नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे इस मूवी को एक्सप्लेन करने की रिक्वेस्ट करी थी, तो मैंने आप सबके लिए इसको पूरा कर दिया है। वैसे भी हु डजंट लाइक्स द वैम्पायर स्टोरीज, और वैसे भी हम सब बचपन में ये सुनते हुए बड़े हुए हैं कि वैम्पायर्स ऐसे होते हैं, ड्रैकुला स्टोरीज और भी बहुत सारी चीज़ें। ये मूवी मैंने इसलिए चूज़ करी क्योंकि इसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग था और ये मूवी मुझे पसंद आई। बाकी बात रही शुरुआत में दिखाए गए व्यक्ति को, तो मुझे लगता है कि वो खुद वैम्पायर्स के ग्रुप में शामिल होना चाहता था और जिसके लालच में वैम्पायर्स ने उसका इस्तेमाल किया बैरो शहर के अंदर लाने के लिए। और मुझे ये भी लगता है कि शुरुआत में जो शिप दिखाई गई थी वहीं पर वैम्पायर छुप कर रह रहे थे ताकि सूरज की रोशनी उनके पास तक ना आ सके। तो अब बात करें कि मॉर्लो कौन था और उसका एम आखिर था क्या। इसका तो इस मूवी से कोई अंदाज़ा हमें नहीं लग पाया है, लेकिन उसका इंसानों के प्रति एक अलग ही एजेंडा था क्योंकि वो चाहता तो सबको अपनी आर्मी में शामिल कर सकता था, पर उसने सबको मारने का ऑर्डर किया। और दोस्तों एक खास बात और कि अगर वो एबन के द्वारा नहीं रोका जाता तो उसका अगला शिकार था फेयरबैंक शहर। उसने सूरज ना उगने का पूरा फ़ायदा उठाने का सोच रखा था। बैरो शहर में अंत में जाके स्टेला और कुछ लोग बच जाते हैं। अब कई लोग कहेंगे कि वैम्पायर्स होते हैं या नहीं, तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट टू बी फ्रैंक मेरा इस पर यकीन नहीं है। अब मॉडर्न डेज में इसको एक डेफिशिएंसी कहते हैं जिसकी वजह से इंसान को खून पीने की इच्छा होने लगती है, लेकिन इन चीज़ों पर बस या तो यकीन करा जा सकता है या फिर नहीं। ये बस मानने वाली बात है। जिसने देखा है वो यकीन करता है और जिसने नहीं देखा वो यकीन नहीं करता। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की अब तो रिक्वेस्ट फाइनली पूरी हो गई होगी। बाकी एक वैम्पायर्स के बारे में एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, और अगर आप वो चाहते हो कि मैं वीडियो लेकर आऊँ तो उसका पोल आई बटन में है, आप वहाँ जाकर वोट कर सकते हैं।
वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल भी मत जाना, और बहुत सारे कमेंट ज़रूर करना, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं आपको मिलता हूँ घोस्ट सीरीज़ की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए